नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आज के 14 नवंबर बाल दिवस के दिन करंट अफेयर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आप प्री के नोट्स एग्जाम गुरुजी से परचेज कर सकते हैं। ये पूरी तरह से अपडेटेड नोट्स हैं। इसके साथ आपको 895 रुपए की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिल रही है। वहीं पर आप यदि 2999 के नोट्स परचेज करते हैं जो कि मेंस के नोट्स हैं मुख्य परीक्षा के, तो इसके साथ आपको एमपीपीएससी मेंस 2021 की टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसकी वर्थ है 1295 रुपए। यह टेस्ट सीरीज 2022 वालों के लिए भी अच्छी लाभदायक है यदि वो इसका प्रॉपर यूज करते हैं तो। ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। कल हमने क्या क्या करंट अफेयर्स में पढ़ा। देश में किस वर्ष तक मीजल्स एवं रूबेला के निर्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका जो लक्ष्य है वो दिसंबर 2023 तक भारत में, पूरे भारत का लक्ष्य है ये। जो मीजल्स और रूबेला खसरा की बीमारी होती है इसको खत्म कर देना है। मध्य प्रदेश के किस जिले से 5G टेलीकॉम की सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी? तो ये शुरू की जाएंगी उज्जैन से। उज्जैन से बहुत कुछ शुरू किया जा रहा है और लगातार यहाँ पे बहुत सारे आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। निम्न में से किस जिले के कलेक्टर को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन ये पुरस्कार अब प्रतिवर्ष दिए जाएंगे और शासकीय कर्मचारियों को दिए जाएंगे। तो इस वर्ष जो दिया गया है छतरपुर और बड़वानी के जो कलेक्टर हैं उन्हें दिया गया है। निम्न में से किस प्रख्यात चेस खिलाड़ी को भारतीय शतरंज टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये किरण अग्रवाल हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 का राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन निम्न में से किस जिले में किया जाएगा? तो इसका आज शहडोल में भव्य आयोजन होने वाला है और हमारे देश भारत की राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। निम्न में से किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने दूसरी बार आईसीसी T20 जीती है? इंग्लैंड ने जीती है, पाकिस्तान को हराया है। निम्न में से कौन सा राज्य मणिपुर 14 नवंबर को अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित करेगा? गलत हो गया, यहाँ पे मणिपुर ही आयोजित करेगा। कौन की जगह यहाँ पर मणिपुर लिख गया था। मूडीज ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमानों को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसको कर दिया है 7%, जो कि पहले 0.7% यानी 7.7% था। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। जहां ये केवल राज्य भर की बात हो रही, पूरे केरल के पूरे राज्य में गोल्ड एक ही कीमत पर मिलेगा। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ राज्य में अलग अलग शहरों में अलग अलग इसके प्राइस भी होते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य 10 नवंबर को बाजरा को समर्पित दिवस घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ओडिशा बना है। ये जो 2023 है ये मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। आज ज्यादा खबरें आपको खेलों से मिलने वाली हैं। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं श्री सत्येंद्र लोहिया। इनका संबंध किस खेल से है? मलखंभ से, कुश्ती से, शूटिंग से या ये स्विमिंग से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये स्विमर है। डिटेल देख लेते हैं। पहली बात तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात रहती है क्योंकि ये लगातार पदक जीत करके आते हैं और इनका जो एक हिस्सा है 70% लगभग ये आर्थोपेडिक से क्या कहते हैं दिव्यांग है। फिर भी इन्होंने बहुत ही साहसिक कार्य किए हैं और कई विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हुए हैं। तो सत्येंद्र लोहिया का आपको नाम नहीं भूलना है। इनका भिंड के रहने वाले हैं, ग्वालियर अंचल के, ठीक है। इन्होंने जब भी राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 है यहाँ पे 50 मीटर पे रजत पदक जीता है। वहीं 100 मीटर की जो बैक स्ट्रोक स्विमिंग होती है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के जो हमारे खिलाड़ी हैं इन्हें तेजनिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और ये देश के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें तेजनिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड दिया गया है। अब इनके उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो इनको जो तेजनिंग नार्गे राष्ट्रीय पुरस्कार है ये तो दिया ही गया है। साथ ही में ये जो हमारे पैरा स्विमर हैं इन्होंने पूर्व में इंग्लिश और कैटलीना चैनल को पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये करने वाले एशिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग पैरा स्विमर थे। अब इसके साथ साथ अभी हाल ही में इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार करके एशियाई दिव्यांग तैराक बन गए हैं जो कि एशिया में और कोई नहीं है। इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड है और मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें 2014 में सर्वोच्च खेल विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया था और वर्ष 2019 में इन्हें उपराष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का भी राष्ट्रीय अवार्ड दिया जा चुका है। इंग्लिश चैनल को पार करने में इनका लिम्का बुक में रिकॉर्ड भी है।
तो बहुत सारे रिकॉर्डों के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट टू राइट स्टेशन यानी ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन से सम्मानित किया गया? इंदौर का, भोपाल का, जबलपुर का या ग्वालियर का? तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल के स्टेशन को यह अवार्ड अभी दिया गया है। हमारे यहाँ जो भारतीय रेलवे का भोपाल रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जो खाना मिलता है पहली बात तो पौष्टिक होता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और साफ सफाई के साथ मिलता है। इसी के कारण इसे 4 स्टार की रेटिंग दी गई है और ईट राइट स्टेशन यानी ये सही जगह है जहां पर आप खा रहे हैं, ये प्रमाण पत्र दिया गया, यानी ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। अब ये जो प्रमाण पत्र होता है ये FSSAI के द्वारा यानी FSSAI के द्वारा दिया जाता है और ये मानक होता है ताकि यात्रियों को खाते वक्त पता रहे कि हाँ ये सर्टिफाइड जगह पे मैं खा रहा हूँ। इसके अलग अलग रेटिंग देने के पैनल होते हैं, अलग अलग उनकी क्लॉज होते हैं जिसके आधार पर ये रेटिंग दी जाती है। तो यहाँ पर यात्रियों को सुरक्षित स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के अनुपालन का जो ये जो 4 स्टार रेटिंग है बताती है कि यहाँ पर खाना जो है सुरक्षित है और स्वच्छ है, आपको जो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। और ईट जो हमारे यहाँ एक ईट टू राइट एक चल रहा था, क्या कहते हैं, एक प्रतियोगिता चल रही थी, उसी पहल का ये एक हिस्सा। इसके अलावा जो दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स है, मुंबई का जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, बड़ोदरा का, चंडीगढ़ का, इन्हें भी ये अभी प्रमाण पत्र दिए गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है अक्षणा, इनका किस खेल से संबंध है? रेसिंग से, कुश्ती से, शूटिंग से या ये स्विमिंग से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रेसिंग। चल रही है खेल प्रतियोगिता 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है जिसका आयोजन गुवाहाटी में किया जा रहा है और ये 11 से 15 नवंबर तक चलेगी। तो मध्य प्रदेश की रेसर हैं, इन्होंने 1500 मीटर की रेस में लगभग 4 मिनट 26 सेकंड के उसमें समय अंतराल पे स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये हमारे मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं। अच्छा, ये रेसिंग से संबंधित है। खिलाड़ियों के नाम और किस खेल से संबंधित है ये हमें याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है पूजा ओझा, ये कई बार आपको करंट अफेयर्स में आ चुका है, ये लगातार खबरों में बनी हुई है। इनका संबंध किस खेल से है? रेसिंग से, कुश्ती से, शूटिंग से या काइकिंग से? तो इसका राइट आंसर होगा कि ये काइकिंग से है। लगातार ये आपको न्यूज पे मिल रही हैं। ये पूजा है और ये भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट्स हैं और इन्होंने क्या है कि जो पूजा, इन्होंने एशियन पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अब ये खबरों में इसलिए आई है कि जो हमारे देश का केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, इसके द्वारा पूजा ओझा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन खेल श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब इसके अलावा पूजा की बात करी जाए तो इन्होंने 6 बार स्वर्ण पदक जीता है और साथ ही में दुनिया में ये शीर्ष पैरा कैनिंग जो खिलाड़ी हैं उनके 9वें स्थान पर है, यानी टॉप 10 में आती हैं पूरे वर्ल्ड में। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं श्री अर्जुन वास्कले, इनका संबंध किस खेल से है? रेसिंग से है, कुश्ती से है, शूटिंग से है या काइकिंग से है? तो इसका राइट आंसर होगा ये रेसिंग से है। डिटेल्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने भी 1500 मीटर रेस में 3.5 मिनट में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय खेल जो चल रहे हैं गुवाहाटी में, असम में। चलते हैं हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। तो पहला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन ICC यानी क्रिकेट के वित्त और वाणिज्यिक मामलों के प्रमुख चुने गए हैं? ICC के वित्त और वाणिज्यिक मामलों के प्रमुख चुने गए सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राजीव शुक्ल या जय शाह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जय शाह। ये वर्तमान में BCCI के सचिव भी हैं और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसके वित्त और वाणिज्यिक मामलों के यानी F&CA की समिति के प्रमुख चुने गए हैं। ये अपने आप में बहुत मजबूत समिति होती है, इसलिए ये खबरों पे बने रहना ये स्वाभाविक है। जैसा जो है वर्तमान में जो हमारे यहाँ BCCI है उसके सचिव भी हैं, साथ में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अब क्या हुआ है कि जो इन्हें इसमें मेलबोर्न में अभी ऑस्ट्रेलिया में जो आयोजित हुई परिषद, वहां पर इनको इसका सचिव चुना गया है जयसाय को। अब क्या होता है कि ये जो संस्था होती है, जो ICC की वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति होती है, ये ICC की जो दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली संस्था के रूप में इसको माना जाता है और ये बजट वगैरह तय करते हैं। रेवेन्यू का मॉडल क्या रहेगा, किस मीडिया को अधिकार दिए जाएंगे कि कौन किसका प्रसारण करेगा। जैसे अभी हॉटस्टार पे ये पूरा का पूरा ICC ट्रॉफी चल रही थी, तो ये समिति डिसाइड करती है। इसका बहुत बड़ा रोल रहता है कि किसका एडवर्टीजमेंट होगा। तो कुल मिलाकर के जो मेन फंडिंग वाली जगह होती है वहां पर ये बैठेंगे। और इसके अलावा ग्रेग बार्कले हैं, इनको ICC के अध्यक्ष के रूप में दोबारा
चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इन्हें अभी न्यूजीलैंड की जो ग्रेग बार्कले हैं वहाँ के, इनको फिर से शासी निकाय का अध्यक्ष के रूप में चुना है। और जो आईसीसी है, एक कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है उसका अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो पुरुषों और महिलाओं की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होते हैं उनको नियंत्रित करता है, ट्रॉफियों का आयोजित करता है, वर्ल्ड कप का आयोजन करता है। इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? मद्रास में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या पुणे में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि ये जो मूर्ति का अनावरण किया गया है ये बेंगलुरु में है। वहां पर 2 कार्यक्रमों का मुख्यतः आयोजन हुआ था। कैंपागोड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहां पर है? ये बेंगलुरु में है, कैंपागोड़ा, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनल 2 का उन्होंने उद्घाटन किया है। टर्मिनल मतलब एक तरह से पूरा का पूरा वहाँ पर जो हवाई जहाज होते हैं उनका आवागमन होता है। एक टर्मिनल हो गया, 2 टर्मिनल, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान सकते हो कि एयरपोर्ट का एक अलग पार्ट वहाँ पर बनता जाता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म आप ये कह सकते हो। अब क्या हुआ कि अब वहाँ पे जो कैंपागोड़ा है, वहाँ के जो बेंगलुरु है, इसकी जो स्थापक माने जाते हैं, मुख्य रूप से जो स्थापक माने जाते हैं वो नाथ प्रभु कैंपागोड़ा को माना जाता है। तो यहाँ पर 2 कार्यक्रमों का मुख्यतः आयोजन हुआ था। और ये जो टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक हिस्सा, इसकी भी अपने आप में एक बहुत अच्छी खासियत है। ये पूरी तरह से आप ये कह सकते हो कि इको फ्रेंडली है। यहाँ पर जो वहाँ पे ग्रीनरी है उसका विशेष ध्यान रखा गया है। इसे इस प्रकार से बनाया गया है कि जब आप यहाँ पर चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गार्डन में टहल रहे हैं। इस तरह से इसका पूरा का पूरा निर्माण किया गया है। यहाँ की हरियाली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। साथ में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरा का पूरा जो इसका इस्तेमाल किया जाएगा वो अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर एनर्जी के माध्यम से यहाँ पे लाइटें चलेंगी। तो ये जो अपने आप में एक बहुत यूनिक हो जाता है। और ये बोला जा रहा है कि जो हवाई अड्डा होगा परिसर में अक्षय ऊर्जा के 100% उपयोग के साथ स्थिरता में एक बेंचमार्क स्थापित करेगा। साथ में जो टर्मिनल 2 रहेगा ये पहले यूबीएस यानी जीबीसी यानी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पूर्ण प्रमाणित प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल होगा। क्योंकि यहाँ पर बताया ना हमने कि प्रदूषण का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि आने वाले समय में जो प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है उसको हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सके। और इस तरह इसको निर्माण किया गया है। अब हम यहाँ पर बात करें कि नाथ प्रभु कैंपागोड़ा कौन थे, तो इन्होंने बेंगलुरु जो आज हम देखते हैं उसकी स्थापना करी थी। और इस जो इनकी जो प्रतिमा लगाई गई है इसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। बहुत सारी प्रतिमाएं लगी हैं, इसको हम धीरे धीरे करके इकट्ठा करेंगे। आप जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कैंपागोड़ा की इनकी हो गई स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो अब ऐसी जो प्रतिमाएं लग रही हैं इनका एक क्या कहते हैं मूल वाक्य होता है, उसके आधार पर ये स्थापित की जाती हैं। उस व्यक्तित्व की लगती हैं, उसके व्यक्तित्व को ये जो डायलॉग होते हैं या आप एक कह की जो लाइन होती है उनके उस व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है, सूट करती है, उसके हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। तो स्टैच्यू ऑफ जो प्रॉस्पेरिटी है इसकी विशेषता क्या? पहली बात तो ये कि ये एक पहले की दुनिया के एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने किसी शहर की स्थापना करी है, ठीक है, यानी किसी के शहर के जो संस्थापक हैं उनकी ये पहली कांस्य प्रतिमा है। और दूसरी बात ये कि ये पहली कांस्य प्रतिमा तो है ही, लेकिन इतनी बड़ी कांस्य प्रतिमा किसी शहर के संस्थापक की दुनिया में कहीं नहीं लगी है। उसी के आधार पर इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया गया, यानी किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। इसको जो डिजाइन किया है वो किसने किया है? तो रामवंजी सुतार ने किया है। इन्होंने भारत में जो हमारे गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, बेंगलुरु का जो विधान सौधा है वहाँ पर महात्मा गांधी की जो प्रतिमा लगी है उसका भी इन्होंने ही निर्माण किया, उनके द्वारा ही डिजाइन की गई थी। ये कांस्य प्रतिमा है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है वो आयरन मैन है, तो उनकी आयरन की प्रतिमा है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल देखेंगे। जो नाथ प्रभु कैंपागोड़ा हैं इनका जो जन्म हुआ था ये 1513 में हुआ था और ये लहंका के पास एक गाँव में हुआ था। और उस समय पे जो 16वीं शताब्दी के समय जब वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का राज था तो वहाँ पर ये सामंत के रूप में थे। और लिंगायत समाज जो है कर्नाटक में बहुत प्रभावशाली समाज कहलाता है। वहाँ पर ये उस समुदाय के वेक्कालीगा समुदाय के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में रहे हैं। और इन्हें जो आज बेंगलुरु दिखता है उसका धीरे धीरे जो उसका निर्माण हुआ उसके संस्थापक के रूप में इन्हें स्वीकार करता है। जो आज का कर्नाटका का जो बेंगलुरु है इन्हें अपना संस्थापक मानता है। तो कैंपागोड़ा को मोरासु वक्कालीगा की एक महत्वपूर्ण प्रथा यानी बांदू देवारू, ये एक जो प्रथा थी, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो बांदी देवारू प्रथा है ये कहाँ पर प्रचलित थी, तो ये मोरासु वक्कालीगा यानी ये कैंपागोड़ा में प्रचलित थी।
तो वहां पर होता क्या था कि एक रिवाज के दौरान यदि कोई अविवाहित महिला होती थी तो उसके बाएं हाथ की जो उंगलियां होती थी उसको काटने की प्रथा थी, तो उसको इन्होंने समाप्त किया। उस प्रथा के खिलाफ ये लड़े थे। तो कैंपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इनकी वहां पर जो प्रतिमा लगी है वो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से लगी है। ठीक है, अब इसमें स्टील कितना लगा, ब्रोंज कितना लगा, कॉस्ट कितनी है, ये सारी डिटेल्स आपको इस इमेज में मिल जाएंगी। इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ध्यान रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन कबड्डी विश्व कप 2025 के संस्करण की मेजबानी करेगा। 23-24 अभी हुए नहीं है, लेकिन 25 की मेजबानी कौन करेगा, बांग्लादेश, भारत, मलेशिया या इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड करेगा। डिटेल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। इंग्लैंड की एक कंट्री है जिसका नाम है वेस्ट मिडलैंड्स। ठीक है, ये एक प्रकार का जो प्रशासनिक क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है इंग्लैंड में। ठीक है, तो वेस्ट मिडलैंड्स है, वहां पर जो 2025 का वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप होगी उसका मेजबानी करेगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये जो विश्व कप है कबड्डी का, ये भारत के बाहर, एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करी जाए यदि पहले कबड्डी के विश्व कप की कब आयोजन हुआ था, तो इसका जो आयोजन हुआ था 2019 में हुआ था, मलेशिया के मेलाका में आयोजित किया गया था। लेकिन उसके बाद जो दूसरा कबड्डी होना था 2023 और चौथा होना है 2024 में, वो अभी हुआ नहीं है, वो आयोजित किया जाएगा। वो कौन से देश उसकी मेजबानी करेंगे ये अभी बताया नहीं, उसकी घोषणा होनी कबड्डी की। तो कबड्डी पूरी तरह से स्वदेशी खेल है। 1951 और 82 में नई दिल्ली में जब एशियाई खेलों का प्रदर्शन हुआ था तो वहां पर इसको शामिल किया गया था। फिर बीजिंग में भी जब एशियाई खेल हुए थे तो वहां पर ये जो 1990 में वहां पर भी उन खेलों का हिस्सा रहा है। और जो वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन है, लगभग 50 इंटरनेशनल कबड्डी एसोसिएशनों का एक संघ है और जो इसके अध्यक्ष हैं इंग्लैंड के अशोक दास हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत के किस राज्य में है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। दो चीजें खबरों में रही हैं, भारत के सबसे पहले वोटर, ठीक है, उनका हाल ही में निधन भी हो गया है, और दूसरा दुनिया का सबसे ऊंचा वोटिंग पोल हमारे यहाँ कहाँ है, तो ये लाहौल स्पीति निर्वाचन क्षेत्र के अंदर एक तसीगंग गांव है, तसीगंग गांव, जो कि 5256 फीट की ऊंचाई पर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचे मतदान केंद्र के रूप में है और ये खबरों में इसलिए रहा कि यहाँ पर जो मतदान हुआ है 98.08% मतदान दर्ज किया गया है। इसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां पर ये 100% मतदान यहाँ पर दर्ज किया गया था, जबकि जब वहां का तापमान था वो 16 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक चला गया था। हिमाचल प्रदेश की बात करी जाए तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, वहीं पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 है, हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में मैत्री राजदूत बनाया गया है। स्विट्जरलैंड में, जापान में, भूटान में या दक्षिण कोरिया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि ये स्विट्जरलैंड में मैत्री राजदूत बने हैं। स्विट्जरलैंड क्या है कि जो स्विट्जरलैंड ने अभी इन्हें मैत्री राजदूत बना है, इनका मेन काम ये रहेगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो किस पर डिपेंड करती है, पर्यटन पर डिपेंड करती है। और जो पर्यटन होता है बहुत ही अच्छी ग्रीन इकोनॉमी मानी जाती है किसी भी देश के लिए। एक तो वहाँ की जो जगहें हैं वो स्वच्छ होती हैं, वहाँ पर एक आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप उनको प्रॉपर मेंटेन करके भी उस जगह से आप क्या कहते हैं, आप इकोनॉमी को अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी कोविड के समय पे क्या हुआ था कि जो ये खासतौर से जो यूरोप की कंट्रीज थी इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कोविड के कारण, क्योंकि पूरी तरह से जो एयरलाइंस है वो सारी की सारी बंद ही हो गई थी, आवागमन सभी जगह का बंद हो गया था। और साथ में कोविड एक ऐसी बीमारी थी कि सभी देशों में लॉकडाउन थे और ये वायरस था, तो लोगों का क्या था, एक तरह से आने जाने में भी लोगों को डर लग गया था। तो विदेशों का तो दूर का छोड़ो, विदेशी पर्यटक तो आने की बात छोड़ो, आप पड़ोसी भी एक दूसरे घर जब नहीं जा रहे थे, तो वहां पर इस समय पे इन देशों को जो खासकर जो पर्यटन पर डिपेंडेंट है, आप श्रीलंका का जो वर्तमान में हाल है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी जो वहाँ की आबादी है वो पर्यटन के ऊपर, उनका रोजगार जो चलता है वो पर्यटन पे चलता है। तो इस वजह से इसको बहुत नुकसान हुआ है और इन्होंने नीरज चोपड़ा को बनाया है अपना पर्यटन मैत्री राजदूत। नीरज चोपड़ा ने भी हाल ही में कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं, उनमें एक तो ये है कि इन्होंने डायमंड लीग का फाइनल जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। वहीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फाइनल में नीरज चोपड़ा ने भारत को 19 साल बाद कोई मेडल दिलाया है। अभी जून 2022 में इन्होंने फिनलैंड में पावो नुर्मी गेम्स में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। यहाँ पर इन्होंने 89.30 मीटर का दूर का भाला फेंका है, जो कि ओलंपिक का जो इनका रिकॉर्ड था उसको इन्होंने तोड़ा है। स्विट्जरलैंड की बात करी जाए तो यहाँ के जो
राष्ट्रपति वो है इग्नाजियो कैसिस है, वही राजधानी यहाँ की बर्न है, मुद्रा यहाँ की स्विस फ्रैंक है। और स्विट्जरलैंड अपनी स्विस वॉच के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ पर घड़ियों का बहुत बड़ा व्यापार होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ की जो घड़ियाँ होती है स्विस वॉच काफ़ी अच्छी वॉच मानी जाती है, ज़्यादातर मैकेनिकल वॉच होती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, सन 1857 के जनजाति योद्धा क्रांतिकारी भीमा नायक का स्मारक किस जिले में है? तो बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया है। हो सकता है जो अपने करंट अफेयर का फॉर्मेट है वो इवनिंग से मॉर्निंग चला गया हो, तो उसके कारण है। लेकिन हमारा जो करंट अफेयर रहेगा अब ये डेली सुबह के 7 बजे आप सभी को उपलब्ध रहेगा। तो आपके पास क्या रहता है, क्योंकि शाम को कई बार क्या होता है टाइमिंग कम हो जाती है, तो कई बार लोग करंट अफेयर देख नहीं पाते और उन्हें लगता है कि पुराना हो गया है। तो हमारे पास भी बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी कि सर आप करंट अफेयर सुबह करिए, तो हमने उसको सुबह कर दिया है। आप सभी को करंट अफेयर अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करा करें और कमेंट करना नहीं भूलें, विशेषकर आंसर जरूर कमेंट किया करें। तो ये जो आज हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था भीमा नायक के बारे में, इनका स्मारक कहाँ है, तो हमने कहा था कि आप इनके बारे में 3 से 4 लाइनें जो भी हैं भीमा नायक के बारे में आपको लिखनी है। स्मारक का आंसर तो राइट आपको पता है, लेकिन इस व्यक्तित्व के बारे में इनके भी हमें जानना चाहिए। अब आपने देखा होगा जब से ये अमृत काल का पर्व चल रहा है, सरकार अमृत उत्सव मना रही है, तो बहुत सारे क्रांतिकारी और बहुत सारी जानकारी उनके बारे में हमें निकल करके सामने आ रही है, और यही जानकारियां आपके लिए आने वाले समय में प्रश्नों का खजाना होंगी। तो इन्हें निर्माण का जो है रॉबिन हुड कहा जाता है, ठीक है। और जो 1857 का संग्राम हुआ था उसमें जो अंबा पानी का युद्ध हुआ था, इनकी भीमा नायक है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ काफी तगड़ी लड़ाई लड़ी, और विशेषकर जो भील जनजाति थी हमारी उसको एक साथ करके ब्रिटिशों के साथ इनकी लड़ाई बहुत आगे तक गई। और छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से, क्योंकि ये रॉबिन हुड थे तो इनको गोरिल्ला पद्धति हो या कोई भी, क्योंकि ये भील एक तो उनके पास पहले से तीर कमान का जो योद्धा माने जाते थे, जंगलों का इतना ज्यादा इन्हें नॉलेज, हमारे जो जनजाति समाज थे उनकी बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं, क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी उस तरीके से नहीं पढ़ाई गई जैसे बाकी व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ाई गई है। लेकिन पूरे के पूरे क्रांति में 1857 की क्रांति हो या हमारे देश की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसकी बात हो, उनमें इन क्रांतिकारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि एक तो पूरा जंगल का जो पूरा एक नॉलेज होता है, वहाँ की जो पूरी की पूरी एक जानकारी होती है वो इन्हें बहुत बारीकी से रहती थी। अंग्रेज बाहर से आए थे, उन्हें इतनी जानकारी एक तो थी नहीं, तो इनके पास जानकारी थी, तो इसलिए इन्हें पकड़ पाना उतना आसान नहीं था। और उस समय पे जो हमारे यहाँ तात्या टोपे क्रांतिकारी थे, जब वो निमाड़ आए थे तो इनकी जो भेंट हुई थी वो भीमा नायक से हुई थी, और उन्होंने जो भीमा नायक है इन्होंने तात्या टोपे को नर्मदा पार कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पूरा का पूरा जो भीमा नायक का क्षेत्र रहा है, आप बड़वानी से लेकर के जो वर्तमान में महाराष्ट्र का खाना देश आता है, ठीक है, यहाँ तक पूरा का पूरा इनका क्षेत्र रहा है। और बाद में क्या हुआ कि इन्हें जो गिरफ्तार किया गया था ये भी धोखे से किया गया था। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनकी गिरफ्तारी किसी न किसी उनके अपने ने करवाई, धोखे से कराई, क्योंकि डायरेक्ट इन्हें पकड़ पाना इतना आसान था नहीं। तो अंग्रेजों ने किसी एक व्यक्ति को साम दाम दंड भेद के माध्यम से तैयार किया और उसे पकड़ा दिया। तो 1857 की क्रांति में इन्हें भीमा को जो पकड़ा गया तो इन्हें अंडमान निकोबार की जो जेल है वहां पर रखा गया और इन्हें काले पानी की सजा दी गई, जहां पर इनका 29 दिसंबर 1876 को निधन हुआ पोर्ट ब्लेयर में। और इन्हें मुख्य रूप से भील जनजातियों के नेतृत्व के लिए याद किया जाता है कि जो भीमा नायक है, भी से भीमा नायक हमें नाम याद रखना है। भील जनजातियों का इन्होंने नेतृत्व किया था, अंबा पानी के युद्ध में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इनका जो निधन हुआ था, बहुत सारी चीजें थोड़ा सा विवादित हैं क्योंकि उनके बारे में शोध नहीं हुआ है। हमने इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लाइनें हमेशा हर जगह कॉमन मिली कि क्योंकि ज़्यादा जानकारी न होने के कारण बहुत सारी चीज़ें विवादित हैं, ऐसा कहा जाता है, कई बार लिखा मिल जाता है। तो फिर भी हमें याद रखना, जो वर्तमान में भी जानकारी है कि इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप में जेल पर रखा गया था पोर्ट ब्लेयर में, और वहाँ पर इनका निधन हो गया था। और जो इनका स्मारक बनाया गया है वो बड़वानी के ही ग्राम धाबाबाड़ी में बनाया गया है। जब हम बात भीमा नायक की करेंगे तो हम यहाँ पर उनकी जो माता हैं सुरसीबाई भील, इनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इनकी माता भी जो थी, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जब युद्ध लड़ा था, आदिवासियों को एकजुट करने में बहुत बड़ा योगदान किया था। और वो भी 8 फरवरी 1849 को सालोद नामक स्थान पर अंग्रेजों से लड़ते हुए बंदी बनाकर मंडलेश्वर किले में इन्हें कैद करके रखा गया था।
और वहीं पर उनका देहांत हुआ था 28 फरवरी को। तो माँ और बेटे के इस योगदान को हमारे यहाँ इतिहास की किताबों में इतना नहीं पढ़ाया गया जितना पढ़ाया जाना चाहिए। यदि आज भी इनके, क्योंकि बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1857 की है, जब हमारे पास 1800 से पहले 1200 से लेकर 750 वर्षों की उधर तक की जानकारियाँ इकट्ठा है, तो 1857 कोई पुरानी बात नहीं है, ये आज़ादी की कहानी। इनके बारे में यदि आज हम जानकारी इकट्ठा करना चाहें तो हमें जानकारी इकट्ठा नहीं होती, तो ये बहुत एक हमारे लिए भी शर्म की बात है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब इसकी पहल हो चुकी है, शुरुआत हुई है, तो हमें भी जानकारी इकट्ठी करनी होगी। हमारा उद्देश्य भी यही है कि इस व्यक्तित्व के बारे में जितनी ज़्यादा हमें ऑथेंटिक जानकारी मिल सके हम आपके बीच लेकर के आए। परीक्षाओं में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन हमें अपने क्रांतिकारी योद्धाओं के बारे में जानना चाहिए। लेकिन अब हम शुरुआत करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जाने से पहले आपके लिए एक प्रश्न, ये जनजाति योद्धा क्रांतिकारी जो डेलन साह हैं, इनका जन्म किस जिले में हुआ था? जनजाति योद्धा क्रांतिकारी ये भी जनजाति समाज से हैं, खरगोन, नरसिंहपुर, बड़वानी या अलीराजपुर। राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बारे में 3 से 4 लाइनें आपके पास हैं जानकारी की, तो आप दे सकते हैं। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी लाइक करेगा, जिनके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरुजी हार्ट देगा। और करंट अफेयर देखने वालों से सभी से मेरा एक सुझाव रहेगा, निवेदन भी रहेगा कि जिन आंसर्स पे एग्जाम गुरुजी हार्ट देता है उन्हें जरूर पढ़ा करें। आपके लिए काम की बहुत सारी जानकारियां वहां पर रहती हैं। हमारी और आपकी जो मुलाकात होगी अब डेली सुबह के 7 बजे होगी। 7 बजे के बाद आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं, उपलब्ध रहेगा एग्जाम गुरुजी के चैनल पे। करंट अफेयर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करना नहीं भूलें। यदि आपको उसमें कुछ सुधार के लिए सुझाव हैं तो वो आप दे सकते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे चल रही है 2019 और 21 की, इनमें ऑफ चल रहा है। आप चाहें तो इनको परचेज कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी अगले दिन सुबह 7 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।